अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन जारी थी और कल हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेसिक डिस्कशन के साथ एक कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन देखी थी। आज कुछ मज़ीद इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम, लेकिन इससे पहले कल की डिस्कशन से कोई सवाल है किसी बच्चे के पास, पूछना चाहते हैं तो पूछिए बेटा। एनी इशू कल की इलस्ट्रेशन क्वेश्चन से? होमवर्क में जो दिया था क्वेश्चन 1 जी, कल तो नहीं वैसे दिया था, वो तो मैंने आज की कई बारी आनी थी क्वेश्चन 1 तो। अच्छा चलें, आपने उसमें क्या चैलेंज आया आपको? हम ये इलस्ट्रेशन सीख कर लें फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 5 कीजिए ज़रा ओपन, इसको डिस्कस करते हैं हम। इलस्ट्रेशन 5 की रिक्वायरमेंट है एडवाइज मैनेजिंग डायरेक्टर एज टू वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर को हमें मशवरा देना है कि क्या हमें एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में मज़ीद काम करना चाहिए, ये मशवरा देना है। और हमें हर ट्रीटमेंट की रीज़न भी बतानी है, जिससे पिछले सवाल में भी कहा गया था ट्रीट कैलकुलेट कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पे भी वही बात है, हमें रीज़न भी देनी। मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन, ताकि रीडिंग हमारी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ये कंपनी ने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, कोई रिसर्च बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ चीज़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, वट एवर इट इज़, और इस पर हम पिछले कुछ महीनों से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि प्रोसीड मज़ीद काम करने की बात हो रही है। हमने कुछ महीनों से इस पर काम किया, लेकिन काम करते करते कुछ खर्चा करने के बाद हमें एहसास हुआ कि कहीं हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान ही ना हो जाए। तो हमसे दोबारा पूछा जा रहा है, यार काम जो हो गया सो हो गया, अब बताओ कि इसको आगे कंप्लीट करें या यहीं पर ठप कर दें, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके गवर्नमेंट को बेचें या यहीं पे बंद कर दें काम, और जो हो गया सो हो गया, फातिहा पढ़ लें उस पर। ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं असूल आपको बता देता हूं कि रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे हम पार्शली काम कर चुके हैं, बट दैट इज हिस्ट्री। हमसे पूछा जा रहा है आगे मजीद काम करना है कि नहीं करना। तो जब मजीद काम करने की बात की जा रही है तो हमने सिर्फ फ्यूचर की बात करनी है कि फ्यूचर में अगर काम करेंगे तो हमारा जेब से पैसा जाएगा कितना, और फ्यूचर में काम करके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। जेब से जाना कितना है, जेब में आना कितना है, नेट देख लो। नेट अगर फ़ायदा है तो कंप्लीट कर लो, नेट नुकसान है तो छोड़ दो। लेकिन माजी में जो खर्चा लगा चुके हो, दैट इज़ हिस्ट्री, दैट शुड नेवर बी कंसिडर्ड। ये है रेलेवेंट कॉस्टिंग का पहला असूल। हिस्ट्री, रेलेवेंट कॉस्ट आपने डिसीजन मेकिंग में लेनी है, और पास्ट इज नेवर रेलेवेंट। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं और फिर इस पे इसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की मदद से इसका डिसीजन लेते हैं। अ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट विच टू डेट हैज कॉस्ट द कंपनी 3 लाख इज अंडर रिव्यू। हिस्ट्री, टू डेट खर्चा लग चुका है 3 लाख, अंडर रिव्यू है, हिस्ट्री है 3 लाख को छोड़ दो, आगे चलो। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड टू प्रोसीड, अगर यह कॉन्ट्रैक्ट हम आगे लेके चलें, इट विल बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, 1 साल लगेगा कंप्लीट करने में। द रिजल्ट विल देन बी सोल्ड टू अ गवर्नमेंट एजेंसी फॉर 6 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें 6 लाख का रेवेन्यू आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट से। शोन बिलो आर एडिशनल एक्सपेंसेस विच द मैनेजिंग डायरेक्टर एस्टिमेट्स विल बी नेसेसरी टू कंप्लीट द वर्क। एडिशनल एक्सपेंसेस जो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए मजीद चाहिए, उनकी लिस्ट हमें गिवन है। तो रूल हमें यहीं से पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए एडिशनल खर्चे वहां से मेजर करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और इसको कंपेयर करेंगे रेवेन्यू के साथ।
ये हिस्ट्री है, इसको छोड़ देना, ये पास्ट है, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। सो कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये है हमारा डिसीजन मेकिंग का असूल। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से लेस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेट यहां पे देख लेंगे, नेट हमें प्रॉफिट है या लॉस है, और उसके मुताबिक हम फैसला कर देंगे। और ये हमें वैल्यू रेवेन्यू गिवन है 6 लाख, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए हम वर्किंग वन में इसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं और सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब वर्किंग वन एडिशनल कॉस्ट के लिए हम नोट्स पढ़ते जाते हैं और वहां से रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। मटीरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,20,000। खरीद चुके हैं मटीरियल 1,20,000, रेलिवेंट है? पास्ट हिस्ट्री छोड़ दो। इट इज टॉक्सिक, जो मटीरियल खरीदा है टॉक्सिक है। इफ नॉट यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो मटीरियल हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा और उस पर खर्चा लगेगा 10,000 का। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की सूरत में 10,000 की सेविंग है। तो भाई मटीरियल कॉस्ट सेविंग आएगी, मटीरियल कॉस्ट सेविंग है हमारी 10,000 की। तो चलिए सेविंग है, मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ। तो हमने कहा जी मटीरियल से रिलेटेड 10,000 की सेविंग है। लेबर का पॉइंट बड़ा ट्रिकी है, इसको बड़ा ध्यान से तसल्ली से सुनना है, पढ़ना है, और जो सवाल मैं पूछूं उनका जरा सोच समझ के जवाब देना है। स्किल्ड लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट। हार्ड टू रिक्रूट का मतलब एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हायर्ड। कभी लिखा होगा लेबर इज शॉर्ट इन सप्लाई, कभी लिखा होगा लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट। इसका मतलब एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हायर्ड। Workers concerned were transferred to the contract from a production department, and at a recent meeting the production manager claimed that if the men were returned to him they could generate sales of 3 lakh in the next year. The prime cost of these sales would be 2 lakh including 80,000 for the labor cost itself. The overhead absorbed into this production would amount to 40,000. ये लेबर की कहानी है, और अगर आप कहानी में खो जाओ तो हल निकलेगा डायग्राम से। और डायग्राम का पहला सवाल क्या है? लेबर परमानेंट है या टेम्परेरी है? तो अगर आप तसल्ली से एक लम्हा लो, 2 लम्हे लो, 2 मिनट लो, सोचो और मुझे बताओ कि ये लेबर परमानेंट है या टेम्परेरी है। और सिर्फ बताना नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है, क्यों आपने क्यों उसको परमानेंट या क्यों टेम्परेरी कहा। नॉर्मली मतलब आप कहोगे 100 में से 1 या 2 बच्चे हैं जो इसका सही जवाब दे पाते हैं। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, डेयर दे रहा हूं। 100 में से 1-2 बच्चे हैं जो इसका सही जवाब दे पाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप पता नहीं आप में वो 1 बच्चा या 2 बच्चा है या नहीं। रीजन पर हाथ खड़ा करें जो परमानेंट क्लेम कर रहे हो, रीजन बताइए। तो ट्रांसफर टेम्परेरी वर्कर नहीं होते। डायग्राम याद है, कल पढ़ी थी हमने। ट्रांसफर और डाइवर्जन में कोई फर्क होता है? तो टेम्परेरी भी डाइवर्ट हो रहे थे भाई। तो मैंने इसलिए कहा था दिमाग को इस्तेमाल करके जवाब देना, कच्ची पक्की बात नहीं करनी। जी बेटा, मीटिंग हुई तो टेम्परेरी वर्कर की मीटिंग नहीं हो सकती? उनको मीटिंग करना मना है क्योंकि जबान नहीं होती, बोल नहीं सकते वो मीटिंग में। मीटिंग हुई है। जी जनाब। जी बेटा, टेम्परेरी लेबर है, बिल्कुल ठीक है। वजह बताओ। सर क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो वो 3 लाख की सेल जनरेट हो जाती है। इसका मतलब वापस आ जाते, कहाँ से वापस आ जाते हैं? रिटर्न टू हिम, अगर प्रोडक्शन में वापस आ जाते हैं। बेटा ट्रांसफर की बात हो रही है, तो वही आपका साथी कहने की कोशिश कर रहा था। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ट्रांसफर परमानेंट वर्कर नहीं हो सकते। वो कह रहा है परमानेंट वर्कर ट्रांसफर हो सकते हैं, परमानेंट है क्योंकि ट्रांसफर हो रहे हैं। आप कह रहे टेम्परेरी है क्योंकि ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ट्रांसफर तो दोनों होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं। तो दिस इज नॉट द रीजन।
जी बेटा, टेम्परेरी है, बिल्कुल ठीक है। वजह प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट लेबर होती है, बिल्कुल ठीक है। तो वो 100 में से जो एक बचा हमें मिल गया है, वेल डन। उसने कहा है आपकी कॉस्ट में ये जो 3 लाख की सेल है, इसकी प्राइम कॉस्ट 2 लाख है, जिसमें लेबर के 80,000 शामिल है। प्राइम कॉस्ट होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में अगर लेबर की तनख्वाह शामिल है तो वो डायरेक्ट लेबर की तनख्वाह, वो वेरिएबल है। डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल। ये जुमला हमने क्लास में कहीं बहुत पहले बोला हुआ है कि प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल। तो प्राइम कॉस्ट में अगर लेबर शामिल है तो लेबर इज वेरिएबल, और जब लेबर वेरिएबल है तो लेबर इज टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट लेबर की सैलरी वेरिएबल नहीं होती, परमानेंट लेबर की सैलरी फिक्स होती है। ठीक है जी, तो यस, लेबर इज टेम्परेरी। पहले सवाल का जवाब मिल गया, टेम्परेरी और परमानेंट। अब देखिए, आप इस डाटा में खो जाओगे, आपको कुछ नहीं पता लगना क्या है रेलेवेंट कॉस्ट। डायग्राम से निकलोगे तो फिर बात बनेगी। हमारा पहला जवाब आ गया, लेबर इज टेम्परेरी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? नो, बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। सो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है 80,000 और कंट्रीब्यूशन लॉस है 3 लाख माइनस 2 लाख। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इज 1,80,000। तो हमने डायग्राम को फॉलो किया, डायग्राम से हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर निकाली 1,80,000। स्किल्ड लेबर की कॉस्ट 1,80,000। और ओवरहेड की कहानी इरेलेवेंट है क्योंकि ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, इसका कोई लेना देना हमसे नहीं होता। Research staff. It has been decided that when the work on this contract ceases, the research department will be closed. Wages for the year are 1,20,000 and redundancy and severance pay has been estimated at 30,000 now or 70,000 in 1 year time. सेवेरेंस, रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे होती है रिटायरमेंट बेनिफिट। जब एम्प्लॉयज़ को नौकरी से फारिग करते हैं तो रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे, आप समझो रिटायरमेंट बेनिफिट है एम्प्लॉय का कि तनख्वाह के अलावा जब भी नौकरी से निकालना है पैसे दे के निकालना है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट को पिक करना है। अब ये कहानी है तो स्टाफ की सैलरी की बात हो रही है, लेकिन अब ये डायग्राम वाली कहानी है नहीं, क्योंकि डायग्राम, चलें हम डायग्राम की मदद से चलना चाहें तो ये स्टाफ जो है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? हम इसको पर यूनिट या पर आवर तनख्वाह दे रहे हैं? इसको तो हम सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये तो परमानेंट है। परमानेंट तनख्वाह, हम वर्कर है तो ये रिसर्च स्टाफ है, ये तो प्रोडक्शन वर्कर है ही नहीं। तो हमने जो डायग्राम पढ़ी थी वो प्रोडक्शन वर्कर के लिहाज से थी कि भाई यूनिट बना रहे हैं, नहीं बना रहे, उनको तनख्वाह वेरिएबल दे रहे हैं या फिक्स दे रहे हैं। तो ये तो रिसर्च स्टाफ है, ये तो यूनिट उसरा हमारा प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल है नहीं, तो इसलिए उसको डायग्राम के लिहाज से लेकर चलना मुश्किल है। जो कॉस्ट आपकी डायग्राम से हल ना हो, बेसिक असूल याद रखिएगा, जेब पे बोझ क्या है। हमारे पास इस वक्त 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 क्या है? आज क्लोज कर दो कहानी। और ऑप्शन 2 क्या है? 1 साल लगाओ और कंप्लीट कर दो प्रोजेक्ट। ये 2 ऑप्शन है ना। तो मुझे देखना है, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाता हूं तो मेरी जेब पे इजाफी बोझ आता क्या है। जैसे अगर मैं आज बंदा फारिग कर दूं, मुझे कितने पैसे देके फारिग करने हैं? 30,000। आज अगर कॉन्ट्रैक्ट मैं खत्म कर दूं तो मुझे 30,000 देके फारिग कर देना बंदा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने चल पड़ूं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1,20,000 तनख्वाह देनी पड़ेगी प्लस 70,000 रिटायरमेंट देनी पड़ेगी। टोटल कितना देना पड़ेगा?
1,90,000। तो इजाफी कितना देना पड़ा? ये है रेलेवेंट कॉस्ट, ये है रेलेवेंट कॉस्ट। मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ा भाई? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने गया, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दूं 30,000 तो फिर भी देना है ना, और मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दूंगा फिर कितना देना पड़ेगा? 1,90,000। तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, यस करने की वजह से कितना देना पड़ा? दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? जो यस और नो में फर्क है। नो करोगे 30,000, यस करोगे 1,90,000, तो फर्क कितना है? दिस इज रेलेवेंट। आप जो अगर याद हो 3 लाइनें लिखवाई थी रेलेवेंट कॉस्ट की, तीसरी लाइन क्या थी? आपके फैसले की वजह से इंपैक्ट, आपके फैसले की वजह से आपकी कॉस्ट पे असर। तो आपने कहा नो फर्दर प्रोसेसिंग, 30,000 देके खत्म होगी। आपने कहा कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, 1,90,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब यस या नो में फर्क कितना है? दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट, दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट। रिसर्च स्टाफ वर्किंग, चले मैंने दिखा दी लादा से, उसके रेफरेंस से इसको कर देते हैं। 1,60,000 वर्किंग के रेफरेंस से आगे रिसर्च स्टाफ की रेलेवेंट कॉस्ट 1,60,000। इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट यूटिलाइजेज अ स्पेशल माइक्रोस्कोप विच कॉस्ट 36,000 3 ईयर अगो। 3 साल पहले 36,000 की खरीदी, हिस्ट्री छोड़ दो। इट हैज द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6,000 इन अनदर 2 ईयर। 2 साल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो बात करें आज और 1 साल। 2 साल बाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, माजी से भी कोई लेना देना नहीं है। एंड अ करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 16,000, यस करंट आज की बात रेलेवेंट है। If used in the contract, it is estimated that disposal value in 1 year's time will be 12,000. So what is the relevant cost? Relevant cost आपकी जेब पे बोझ क्या आ रहा है? 4,000 का। डिस्पोजल वैल्यू होती है बेच के पैसे कितने मिलेंगे। आज बेचो तो मिलते हैं 16,000, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके बेचोगे तो मिलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की वजह से आपकी जेब पे बोझ क्या आया? That is relevant. Equipment cost. रूल बड़ा आसान है, अगर आप समझ जाओ आपके किसी फैसले यस या नो का आपकी जेब पे बर्डन क्या आ रहा है। इस केस में यस या नो से हमारी जेब पे बर्डन 4,000 का फर्क पड़ता है। तो दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट 4,000। Share of general building services. The contract is charged with 70,000 per annum to cover the general building expenses. मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज किए जा रहे हैं। चार्ज का मतलब फिक्स्ड ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन इरेलेवेंट। चार्ज आपको बताया गया था ना, फिक्स्ड ओवरहेड, चार्ज, एब्जॉर्ब्ड, एलोकेटेड, अपोर्शन्ड, रिकवर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए किसी कॉस्ट के साथ इरेलेवेंट। तो बिल्डिंग का किराया में भी, बिल्डिंग की मेंटेनेंस की में भी, उसकी मद में इस कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज किया जा रहा है 70,000, तो भाई इरेलेवेंट। मतलब हम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देंगे तो किराया क्या बिल्डिंग का कम हो जाएगा? बिल्डिंग की मेंटेनेंस कम हो जाएगी। इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिसकंटिन्यूड, द स्पेस ऑक्युपाइड कुड बी सबलेट फॉर एन एनुअल रेंटल ऑफ 14,000। मतलब जब आप बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे फौरन बिल्डिंग को 14,000 सालाना किराए पे दे सकते हो। अब आपके सामने फैसला है कि आज कॉन्ट्रैक्ट बंद करें या साल बाद बंद करें। तो साल बाद बंद करोगे तो ये 1 साल का किराया फोरगोन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज रेलेवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट 14,000, 1 साल का किराया 14,000 है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाऊंगा तो मैं पहले साल का किराया कमाऊंगा नहीं। अगर मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दूं तो 1 साल में अगले 12 महीने में 14,000 की इनकम आ जाएगी, और मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाता हूं तो ये 14,000 की इनकम विल बी लॉस्ट। दिस बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लीजिए जी, दैट्स इट।
कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, यहां से लेके यहां तक सम कीजिए। 3,48,000। तो इसको यहां पे फीड करें, 3,48,000, 2,52,000 का मुनाफा है। तो हमारा डिसीजन है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कीजिए। ये हमारा फैसला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में कंपनी का 2,52,000 का नेट फायदा होगा। डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट रेवेन्यू और रेलेवेंट कॉस्ट दोनों चीजें रेलेवेंट ली गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने चलेंगे तो हमें इनफ्लो कितना होगा और हमारी आउटफ्लो की कॉस्ट की मद में आउटफ्लो कितना होगा। अगर नेट में प्रॉफिट है तो हम कहेंगे हमें डिसीजन यस करना है, अगर नेट में लॉस आता तो हम कहते हैं डिसीजन नो करना है। हिस्ट्री जो 3 लाख पहले खर्च हो चुका है, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज नेवर कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? ये रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड डिसीजन मेकिंग का सवाल था कि रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल की मदद से हमने बताना था हमारा फैसला क्या है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। इसको यहीं पे बंद करें या कंप्लीट करें। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में तो बात समझ नहीं आई बेटा, पूछना चाहते हैं पूछिए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रेलेवेंट कॉस्टिंग में मजीद एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 2, फजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट यूजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्ड इसने लिखा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट एक ही बात है, ये समझिएगा। एग्जामिनर अक्सर स्टेटमेंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट को इंटरचेंजेबली यूज करेगा, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो हमें रिवाइज स्टेटमेंट बनानी है रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल के तहत फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फजल इंडस्ट्रीज एंड स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। रिवाइज स्टेटमेंट की बेसिस से बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। फजल इंडस्ट्रीज is currently negotiating a contract to supply its product to Kmart, a large chain of departmental store. Kmart finally offered to sign a 1-year contract at a lump sum price of 19 million.
लमसम प्राइस 19 बिलियन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे तैयार है कंपनी क्लाइंट. द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ फजल इंडस्ट्रीज बिलीव्स दैट द ऑफर्ड प्राइस इज टू लो. However, the management has asked you to reassess the situation. The cost accountant has provided you the following information. Cost accountant ने अपनी कहानी बनाई है मटेरियल और ओवरहेड के हिसाब से. उसने कहा जी मेरे हिसाब से खर्चा बनता है कॉन्ट्रैक्ट का 20.7 मिलियन और प्राइस ऑफर हो रही है 19 मिलियन, सो प्राइस इज टू लो, कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दो. ये कॉस्ट अकाउंटेंट की वर्किंग है. मैनेजमेंट ने हमें इसके साथ हमें नीचे एक्सप्लेनेशन सारी गिवन है डिफरेंट कॉस्ट के ऊपर. मैनेजमेंट ने हमें कहा है कि इस स्टेटमेंट को रिवाइज करो रेलेवेंट कॉस्टिंग असूलों के ऊपर. जैसे हमें यहाँ पे पढ़ते ही नजर आ रहा है कि ये तो रेलेवेंट कॉस्टिंग पे नहीं बनी हुई. इसमें तो 2 आइटम तो ऊपर लिखा हुआ है उसने, हिस्टोरिक कॉस्ट है, नीचे भी पता नहीं क्या क्या गलती है. तो हमें हर आइटम को पकड़ना है, एक एक आइटम को उसका नोट में हमें डिटेल मिलेगी. हमने उस आइटम को रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल के तहत रीअसेस करना है. तो हम 1 बाय 1 आइटम पकड़ते जाएंगे, नीचे इसका नोट पढ़ेंगे और हम रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल के तहत वैल्यू रिवाइज करते जाएंगे. मटीरियल एक्स वाई एंड जेड. पहले मटीरियल की बात पढ़ते हैं. सबसे पहले मटीरियल एक्स 15 लाख हिस्टोरिक कॉस्ट पे है. हम नोट नंबर 1 पे आते हैं. मटीरियल एक्स इज अवेलेबल इन स्टॉक. इट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द सब्स्टिट्यूट इज करेंटली अवेलेबल एट 20% लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्स. दैट्स इट. एक्स की कहानी खत्म. हम चले जाते हैं डायग्राम पे. Is material X in stock? Yes. Is it in regular use? No. Does it have an alternative use? Yes. और उसने कहा अल्टरनेटिव यूज मार्केट में X से 20% सस्ता मिलता है. ये लिखा हुआ ना. हमने पढ़ा था अगर अल्टरनेटिव यूज है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? हायर ऑफ कॉस्ट सेविंग एंड स्क्रैप वैल्यू विच एवर इज हायर. अब यहां पे X की स्क्रैप वैल्यू तो अवेलेबल है ही नहीं. इसका मतलब ओनली कॉस्ट सेविंग कैन बी मेजर्ड. और कॉस्ट सेविंग कितनी है? 20% लेस. क्योंकि अगर ये X आता है 15 का तो इसका मार्केट में हमने जिस मटेरियल की जगह इसको इस्तेमाल करना है वो 20% कम में मिल जाता है, वो 80% में मिल जाता है. स्क्रैप वैल्यू है नहीं तो हायर ऑफ द 2 वैल्यू लेते. एक ही वैल्यू अवेलेबल है तो वो बनती है 12 लाख. लीजिए जी, ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स आ गई. हिस्टोरिक कॉस्ट 15 लाख है, दैट इज इररेलेवेंट. डायग्राम के मुताबिक हमने लेनी थी हायर ऑफ कॉस्ट सेविंग और रेजिडुअल वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं, सिर्फ कॉस्ट सेविंग निकाली जा सकती है कि एक्स को जिस मटेरियल की जगह हम इस्तेमाल करेंगे वो मटेरियल 12 लाख का आता है. तो 12 लाख का मटेरियल हम नहीं खरीदेंगे, उसकी जगह एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. सो एक्स से जो हमें कॉस्ट सेविंग मिल सकती है अल्टरनेटिव यूज में वो 12 लाख है. तो ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एक्स है. बेटा यहां पे भी ना ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एक्स को मैं चाहूं तो यहां पे यूज कर लूं, चाहूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लूं. जब इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉस्ट सेविंग हमें नहीं होगी. कॉस्ट सेविंग विल बी लॉस. सेविंग विल बी लॉस. सेविंग लॉस इज अ कॉस्ट. सेविंग लॉस इज अ खर्चा. 12 लाख की बचत मैं ले सकता था इससे, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने की सूरत में ये बचत मुझे नहीं होनी. ठीक है, तो दिस इज माय कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. ये भी हिस्टोरिक कॉस्ट है. इररेलेवेंट. कहानी क्या है? मटेरियल वाई वाज ऑर्डर्ड फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट बट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. इट्स नेट रिलायबल वैल्यू इज 14,70,000. इज मटेरियल इन स्टॉक? यस. इज इट इन रेगुलर यूज? नो. डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? नो. सो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? स्क्रैप वैल्यू. इट इज 14,70,000. हिस्टोरिक कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट ने ली थी 13,50,000. इररेलेवेंट. स्क्रैप वैल्यू 14,70,000. दिस इज रेलेवेंट. जेड
22,50,000, दैट इज नॉट इन स्टॉक, तो हम अज्यूम करेंगे ये उसकी करंट मार्केट प्राइस ही है, तो ये 22,50,000 ही ले ली जाएगी। इसके बाद लेबर है 3 तरह की, सुपरवाइजरी, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। सुपरवाइजरी का नोट नंबर है जी 6, नोट नंबर 6। 2 new supervisors will be hired for this contract at 15,000 per month. The present supervisor will remain employed whether the contract is accepted or not. ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको 15,000 पर मंथ के 2 सुपरवाइजर चाहिए। जरा 12 सालाना कॉस्ट कितनी बनी? 3,60,000। दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर, ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर ने तो चलते रहना है, तो उनकी कॉस्ट इज इरेलेवेंट। सुपरवाइजरी कॉस्ट में रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि सुपरवाइजर की कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट सिर्फ वही रेलिवेंट है जो इजाफी, फिक्स कॉस्ट का असूल हमने क्या पढ़ा था, जो इजाफी कॉस्ट है सिर्फ वो रेलिवेंट है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारी जेब से क्या जाएगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 2 वर्कर 15,000 पर मंथ पे लेने हैं और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 सुपरवाइजर की तनख्वाह इजाफी जो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देनी है वो 3,60,000। दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजरी लेबर। अच्छा, इसका स्किल्ड लेबर की जो कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है, और उसका जो आंसर है आई कैप का, मैं उससे थोड़ा, ये जो सोल्यूशन है इससे मैं एग्री नहीं करता आई कैप के सोल्यूशन से, तो इसको फिलहाल मैं होल्ड करता हूँ। मैं अनस्किल्ड और बाकी आइटम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। अनस्किल्ड पे आइए, कितनी है? 22,50,000। इसका नोट नंबर है 5। अनस्किल्ड लेबर विल हैव टू बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज रेलिवेंट, तो हम अज्यूम करेंगे ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग ही है, 22,50,000। आखिरी आइटम ओवरहेड्स 8.5 मिलियन, नोट नंबर 7। These includes fixed overhead absorbed at the rate of 100% skilled labor। इनमें फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड भी शामिल है, और एब्जॉर्प्शन रेट था 100% ऑफ स्किल लेबर की कॉस्ट, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर इररिलेवेंट, वो तो निकाल दो। बाकी कहानी क्या है? Fixed production overheads of rupees 875,000 which would only be incurred if the contract is accepted have been included in determining the overhead absorption rate। उसने कहा जी ये जो absorption rate हमने निकाला था ना, उसमें ये 8,75,000 का खर्चा भी शामिल था। हमने फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी पढ़ी है कि absorbed overheads are irrelevant लेकिन अजाफी overheads are relevant। तो हमें करना क्या है कि हम ओवरहेड्स की मद में जो टोटल ओवरहेड कितने 8.5 मिलियन, इसमें से एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकाल दो 100% ऑफ स्किल 40500000। टोटल ओवरहेड में से एब्जॉर्ब निकाला, बाकी का बचा वेरिएबल ओवरहेड। इसमें वेरिएबल ओवरहेड सारे रेलेवेंट होते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड जो इजाफी है वो भी रेलेवेंट है। इजाफी फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होंगे? 8,75,000। तो टोटल ओवरहेड्स कितने बन गए? 5325,000। लीजिए जी, ये हमारी कॉस्ट खत्म है सवाए स्किल्ड लेबर के। स्किल्ड लेबर पे भी हमें बात करनी है जो कि थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा कि ट्रिकी है, और इवन आई कैप का सोल्यूशन जो है मैं उससे मैं एग्री नहीं करता। बाकी आइटम्स हमारी हो गई हैं। ये हमें, जैसे मैं एग्जाम में कहता हूँ समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, छोड़ के सवाल पूरा कर दो। बाकी नंबर तो हमें हर आइटम के मिल रहे हैं ना, हर वैल्यू के अलग-अलग नंबर मिल रहे हैं। तो इस वैल्यू के 1-2 नंबर हैं, समझ आ जाएगी 2 मिनट में कर देंगे, नहीं समझ आएगी तो मट्टी डाल देंगे, आगे चलेंगे। हम किसी वैल्यू पे फंस के अननेसेसरीली एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी बेटा।
इसमें बताया है, मुझे तो लगा कि इसमें बताया कि ऊपर ओवरहेड में शामिल है ये। शामिल है ना, इसमें शामिल है ना, तो इसका मतलब इसने लिखा इसमें शामिल है। तो ये हमने दोबारा ऐड किया। तो बेटा मैंने दोबारा ऐड नहीं किए, निकाल दिए थे, नहीं निकालने थे मैंने ना, मैंने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड सारे निकाल दिए। फिर मुझे बता गया इसमें इजाफी ओवरहेड शामिल हैं, मैंने कहा जो इजाफी हैं वो डाल दो। निकालते हुए मैंने सारे एब्जॉर्ब माइनस कर दिए हैं, सिर्फ इजाफी ओवरहेड जो होते हैं वो मैंने ओवरहेड में शामिल करने होते हैं। तो इसमें इजाफी के अलावा बाकी भी कुछ शामिल था। ये 40,50,000 है, ये वो फिगर नहीं लेंगे जो हम खुद इनकॉर्पोरेट करेंगे। जी बेटा, ये जो 40,50,000 है, ये क्वेश्चन वाली फिगर लेनी चाहिए। जी बेटा क्वेश्चन वाली, क्योंकि क्वेश्चन का डाटा है ना, तो क्वेश्चन का डाटा तो क्वेश्चन में फिगर ही लेंगे। ये जो हम स्किल्ड की फिगर निकालेंगे वो क्वेश्चन का डाटा एब्जॉर्ब्ड है ना, प्री डिटर्मिन्ड, पहले से निकाल के डाला हुआ उसने। अच्छा जी, स्किल्ड लेबर के लिए आप जरा पैरा पढ़िए। जैसे मैंने कहा था ये थोड़ा ट्रिकी पैरा है, इसको जरा सोच समझ के हमें इस पे काम करना है। स्किल्ड लेबर कैन वर्क on other contracts which are presently operated by semi-skilled labor who have been hired on temporary basis at a cost of 3,25,000 per month. The company will need to give them a notice of 30 days before terminating their services. इस पैरा को एक एक वर्ड पे पॉज लेते हुए या फुल स्टॉप पे पॉज लेते हुए 2 दफा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल कुछ करूंगा और सोच समझ के जवाब देना है। 2 दफा इस पैरा को पढ़ लीजिए, सिर्फ इस पॉइंट को 2 दफा पढ़िए तसल्ली से, पॉज ले लेके, जिससे आपको मतलब समझ आए ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे बच्चों की फेलियर की बड़ी वजह होती है इन एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंशन ही नहीं होती, लिखा क्या होगा समझ नहीं आती। उसके लिए बार बार पढ़ना, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतनी रीडिंग पावर आपकी बेहतर होती है। सवाल मैं बता देता हूं जिसका जवाब आपको इसमें से ढूंढना है। मेरा सवाल पहले वाला ही है आपसे, कौन सा सवाल होता है? परमानेंट या टेम्पररी? स्किल्ड लेबर परमानेंट टेम्पररी, इसका जवाब देना है विद रीजन। सो तसल्ली से पढ़िए, फिर मुझे इसका जवाब दीजिए। जी जनाब, अब सवाल का जवाब कौन देगा विद रीजन? स्किल्ड लेबर परमानेंट या टेम्परेरी? कौन बोल रहा है परमानेंट? जी बेटा वजह बताइए। इस कंट्रैक्ट के ऊपर सिर्फ उसे टेम्परेरी किया गया है, और टेम्परेरी दूसरे कंट्रैक्ट जिसके ऊपर काम कर रही है ना इस वक्त वो सेमी स्किल्ड, उसके ऊपर वो टेम्परेरी बेसिस पे उसे ले गए हैं, और उसे मंथली बेसिस पे पहले भी मिल रही है, और अगर उसे टर्मिनेट करेंगे तो 30 डेज का पहले नोटिस देंगे, वो हम सिर्फ परमानेंट को ही देते हैं। वेरी गुड, बड़ी लंबी चौड़ी आपने बेटा बात की। जब मैं ज़रा सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा तो 3 दफा ये सवाल पढ़ना है आपने, पैरा पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपने 3 दफा पढ़ा होगा। मैं चलें इसी से रिलेटेड इस पैरा से एक और सवाल पूछता हूँ। ये 3,25,000 तनख्वाह किसकी है? ये स्किल्ड की है या सेमी स्किल्ड की है? तो आप मुझे ये स्किल्ड में सारी कहानी फिट करा के दे रहे हो कि जी पर मंथ पर मंथ तनख्वाह दे रहे हैं, पर मंथ तनख्वाह परमानेंट लेबर की होती है। अब आप कह रहे हैं ये तो सेमी स्किल्ड की है। मेरा सवाल तो था स्किल्ड के बारे में बताओ, स्किल्ड लेबर मेरी परमानेंट है या टेम्परेरी है? सवाल समझ आया था मेरा? आपने मुझे स्किल्ड का जवाब दिया था, आपने तो सारी सेमी स्किल्ड की कहानी फिट करा दी स्किल्ड में। इसलिए मैंने कहा था पढ़ना और समझना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे बच्चे का, कि पढ़ के समझ नहीं आया बात क्या हो रही है। ये नोटिस की कहानी भी सेमी स्किल्ड की है भाई, स्किल्ड को नोटिस नहीं दे रहे आप। ये सारी कहानी सेमी स्किल्ड की जो आप मुझे फिट करा रहे हो स्किल्ड के साथ। दोबारा पढ़ो इसको। जी बेटा
स्किल्ड लेबर टेम्परेरी है। ओके, कैसे? ये ओवरहेड ऑफ डोर डायरेक्ट लेबर पे लिया जाता है, स्किल्ड लेबर। इस पॉइंट नंबर 4 में ओवरहेड एब्जॉर्ब किधर है? फिक्स्ड ओवरहेड्स। आप कह रहे हो कि फिक्स्ड ओवरहेड का कहीं जिक्र आया था यहां पे? आपने कहा कि ईयर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उन्होंने कहा स्किल्ड लेबर की कॉस्ट पे है, और स्किल्ड लेबर की कॉस्ट पे हम जो ले रहे हैं तो वो तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पे होता है, तो ये तो फिर टेम्परेरी होगा, डायरेक्ट लेबर टेम्परेरी होता है। एक अच्छी आपने काविश की है, मतलब एटलीस्ट यू थॉट समथिंग, आई वुड अप्रिशिएट। लेकिन ये जस्टिफिकेशन इतनी बेटा यहाँ पे रेलेवेंट है नहीं, सिर्फ इस पैरा को देखे तो, क्योंकि इस पैरा से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बड़ी की निकल रही है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी रेलेवेंट है नहीं इस पैरा के असेसमेंट के ऊपर। क्वेश्चन अगेन, स्किल्ड लेबर परमानेंट और टेम्परेरी? परमानेंट। एक्सप्लेनेशन जी बेटा। स्पेयर टाइम मौजूद है, कहां लिखा हुआ है स्पेयर टाइम का वर्ड? स्पेयर टाइम का वर्ड कहां पे लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है इसके बाद स्पेयर टाइम है? डाइवर्जन की बात तो कर सकते हो यहां पे लिखी हुई, लेकिन डाइवर्जन तो परमानेंट टेम्परेरी दोनों की होती है। यहां पे स्पेयर टाइम का कोई हिंट यहां पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इधर आप बात सुनो मेरी जरा तवज्जो से। स्किल्ड लेबर महंगी होती है या सेमी स्किल्ड लेबर महंगी होती है? आप महंगी लेबर से सस्ती लेबर का काम किस सूरत में कराओगे? कुछ वैसे अदरवाइज तुक बनती है कि एक काम जो सस्ती लेबर कर सकती है वो महंगी लेबर से हम क्यों करवाएं? किस सूरत में करवाएंगे? सिर्फ एक सूरत में, जब ये हमारे पास फिक्स सैलरी पे है और ये वाले हमारे पास सेमी स्किल्ड हमारे पास टेम्परेरी बेसिस पे है। उसने हमें स्किल्ड का नहीं बताया कि वो परमानेंट है, उसने हमें सेमी स्किल्ड का बता दिया वो टेम्परेरी है। और इतना हमें पता है कि सेमी स्किल्ड की तनख्वाह कम होती है, स्किल्ड की तनख्वाह ज्यादा होती है, तो हम सेमी स्किल्ड का काम स्किल्ड से सिर्फ एक ही सूरत में करवा सकते हैं कि जब स्किल्ड हमारा परमानेंट वर्कर, सेमी स्किल्ड टेम्परेरी है। तो उसने सेमी स्किल्ड टेम्परेरी बता दिया, स्किल्ड परमानेंट बताया नहीं, बट वो परमानेंट है। अच्छा जी, अब आइए अगली आइटम की तरफ कि स्किल्ड हमारा परमानेंट है, क्या उसके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल है? स्किल्ड से तो हम सेमी स्किल्ड वाला काम करवाने जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब उसके पास स्पेयर टाइम तो अवेलेबल नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि उसने क्या लिखा, आप स्किल्ड से सेमी स्किल्ड का काम करवा सकते हो। अगर काम करवा सकते हो तो इसका मतलब वो मसरूफ हो गया, उसके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? उस तरह का यहां पे कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, और इवन स्किल्ड लेबर की कॉस्ट ऑफ हायरिंग का जिक्र भी यहां पे नहीं है। हां, और यहां पे फिर इसका मतलब जो रेलेवेंट पॉइंट बनता है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मेरे पास एक स्किल्ड वर्कर है जो इस वक्त क्या काम कर रही है? सेमी स्किल्ड का काम कर रही है। स्किल्ड वर्कर जो परमानेंट है, और उसको मैं सेमी स्किल्ड वर्कर की जगह ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन अगर यह कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो क्या वो सेमी स्किल्ड का काम करेंगे? मेरे पास ऑप्शन एक ही यही है ना, कि मतलब उनकी जो फिक्स सैलरी है वो तो इरेलेवेंट है, क्योंकि काम करे या ना करे तनख्वाह जानी है उनको। तो स्किल्ड की सैलरी इरेलेवेंट है, इसीलिए यहां पे स्किल्ड की सैलरी नजर भी नहीं आ रही, मुझे ऊपर नजर आ रही है बट वो इरेलेवेंट है क्योंकि वो परमानेंट लेबर है। अब ऑप्शन क्या है कि मैं चाहूं तो स्किल्ड लेबर से सेमी स्किल्ड का काम करवा लूं, और चाहूं तो स्किल्ड लेबर को मैं ले जाऊं उस कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर स्किल्ड लेबर से सेमी स्किल्ड का काम करवाता हूं, मुझे फायदा क्या है? अगर मैं स्किल्ड वर्कर से सेमी स्किल्ड का काम करवाता हूं तो मुझे सेमी स्किल्ड की कॉस्ट बच जाएगी। एक साल में कितनी कॉस्ट बचेगी? एक साल में 3,25,000 के हिसाब से
11 महीने, क्योंकि 1 महीने का नोटिस तो मुझे देना पड़ेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट है तो साल का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 1 महीने की कॉस्ट मेरी नहीं बचेगी, मुझे 11 महीने की कॉस्ट बचती है। कॉन्सेप्ट क्या है? लेबर मेरे पास अवेलेबल है, मैं इस लेबर से सेमी स्किल्ड का काम करवा के 11 महीने की कॉस्ट बचा सकता हूं, या मैं इस लेबर को इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर सकता हूं। जब मैं लेबर को कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करूंगा तो वो 11 महीने की सेविंग विल बी लॉस्ट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर यहां से निकलती है 3,25,000 इंटू 11, 357। ये है जी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट, 3,25,000 इंटू 11। ये रेलेवेंट कॉस्ट क्या है कि सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट में सेविंग जो कि स्किल्ड लेबर की मदद से हासिल की जा सकती है। सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट की सेविंग जो स्किल्ड लेबर की मदद से हासिल की जा सकती है, इट विल बी लॉस्ट इफ वी एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये सेविंग हम नहीं ले पाएंगे। जनाब टोटल कर लीजिए, 16,430,000। लीजिए जी, इसको आप कंपेयर करेंगे जब 19 मिलियन प्राइस से, तो फिर तो हमें लगता है प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल में इस प्रोजेक्ट को करने में प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? इस प्रोजेक्ट को करने में रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे मुनाफा है। कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा था इस प्रोजेक्ट को करने में नुकसान है क्योंकि उसने कोई 20 मिलियन प्लस की कॉस्ट बनाई थी, हमारे हिसाब से 16.43 मिलियन की कॉस्ट बनती है। और ये जो वैल्यू है ये मेरी एग्जामिनर की वैल्यू से फ़र्क है। एग्जामिनर ने ये एडजस्टमेंट नहीं ली, इसने जो कॉस्ट वहाँ पे गिवन थी वही ले ली है, मतलब 40,50,000 की कॉस्ट यहाँ पे ले ली है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। स्किल्ड लेबर परमानेंट वर्कर्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी कि ये 35,75,000 रेलेवेंट कॉस्ट हमारी कैसे बनती है। ये कॉस्ट सेविंग है जो कि स्किल्ड लेबर से हम कमा सकते हैं बाय रिलीविंग टेम्परेरी सेमी स्किल्ड लेबर। और अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ये सेविंग कैन नॉट बी अचीव्ड, ये सेविंग हमारी अचीव नहीं होगी, तो दैट बिकम द रेलेवेंट कॉस्ट। जी बेटा, क्योंकि बेटा 1 महीने का नोटिस तो हमें देना पड़ेगा ना टेम्परेरी वर्कर को, सेमी स्किल्ड वर्कर को 1 महीने की तनख्वाह हमें हर सूरत देनी है। कॉन्ट्रैक्ट तो 12 महीने का है, लेकिन 1 महीने की तनख्वाह हमें टेम्परेरी सेमी स्किल्ड वर्कर को देनी ही देनी है, तो सरकार 11 महीने की हम बचा पाएंगे। 1 महीने की तनख्वाह हमें उनको देनी ही देनी है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, टेम्परेरी वर्कर की, सेमी स्किल्ड वर्कर की, हम सिर्फ 11 महीने की बचत ले पाएंगे। वो फिक्स नहीं है, वो अनअवॉइडेबल है, वो हमें हर सूरत पे करनी है। हम 11 महीने की तनख्वाह उनको, मतलब 12 महीने की बजाय हमें सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ी उनको। अगर हम इनको निकालते हैं तो 12 महीने की जगह सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह देनी है, 11 महीने की बचत हो सकती है। अगर स्किल्ड वर्कर को हम यहां पे ले आए तो हम 11 महीने की तनख्वाह बचा सकते हैं, लेकिन अगर स्किल्ड वर्कर को यहां पे ले जाओगे तो ये 11 महीने की बचत भी गई। जी एनी क्वेश्चन? रेलेवेंट कॉस्टिंग एरिया पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको असाइनमेंट में कल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड एक क्वेरी मुझसे पूछी गई है और वो क्वेरी है इसकी लेबर कॉस्ट से ही रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेबर कॉस्ट का पैराग्राफ एक मिनट बेटा, जी बेटा, साइलेंस बेटा, जी बेटा। बेटा ओवरहेड में हमने पढ़ा है कि ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आर इररेलेवेंट, पढ़ा है? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आर इररेलेवेंट, निकाल दिया। फिर हमने दूसरी बात पढ़ी है, ओवरहेड्स आर ओनली रेलेवेंट इफ दे आर इंक्रीमेंटल, तो इंक्रीमेंटल ओवरहेड ऐड कर दो। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस किया जो एब्जॉर्ब था, एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड माइनस किया,
लेकिन जो इजाफी खर्चा है फिक्स ओवरहेड की मद में वो तो मैं ऐड करना है ना। ये तो मेरे मिलके, ये तो मेरे बच गए वेरिएबल ओवरहेड, ये सारे बच गए वेरिएबल ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड अगर इजाफी मेरी जेब से कुछ जा रहा है तो वो रेलेवेंट है। तो उसने कहा हमारे प्रोजेक्ट की वजह से इजाफी फिक्स्ड ओवरहेड 8,75,000 है, तो मैंने वेरिएबल ओवरहेड में 8,75,000 ऐड किए, ये मेरे टोटल रेलेवेंट ओवरहेड्स बन गए। वेरिएबल ओवरहेड सारे रेलेवेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ इजाफी जो जेब से जा रहा है वो रेलेवेंट है। तो वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड टोटल ओवरहेड आ गए। अच्छा, ये हमारे पास एक लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर से रिलेटेड कहानी है छोटी सी। हमें इसमें ये पैरा पढ़ लेते हैं और लेबर तो फिर यहां पे भी हो जाए। नोट नंबर 5 की बात हो रही है जी। स्किल्ड लेबर की तनख्वाह है 8 रुपए पर आवर, उसकी कहानी आगे चल रही है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर सो दैट इफ प्रोडक्शन ऑफ B22 प्रोडक्ट जिसकी बात हो रही है गोज हेड, इट विल बी नेसेसरी टू ट्रांसफर स्किल्ड लेबर फ्रॉम अदर वर्क टू अंडरटेक इट। The other work on which skilled laborers are engaged at present is the manufacture of product B16. The selling price and variable cost information of B16 is as follows. हमारे पास वर्कर की सैलरी जो गिवन है इट इज पर आवर, इसका मतलब वर्कर इज टेम्परेरी। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? नो, शॉर्टेज। देन रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग किधर है हमारी 8 और कंट्रीब्यूशन लॉस किधर है 45/3, 15। तो जनाब आपकी लेबर कॉस्ट कितनी बन गई 15 जमा 8, 23 रुपए पर आवर। जी बेटा क्या मसला था इसमें? ये तो हमने कल इलस्ट्रेशन में किया था ये काम। ये 23 रुपए ठीक है, ये जवाब आ रहा है जी? जी बेटा इसके अलावा कोई दिक्कत है या यही था? यही था मसला। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मिलेंगे तो मजीद क्वेश्चंस आगे हम करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे एजेंडा पे है और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 11 डिसीजन मेकिंग पे बात शुरू कर देंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।